कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं जब दुश्मन अदृश्य हो तो उससे बचने के लिए हमें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। अब जबकि कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, हमें पहले से ज्यादा एहतियात बरतना है, क्योंकि कोविड के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 41 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि कोविड से 45,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पीडियाट्रिक्स विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राकेश लोढ़ा। डॉक्टर लोढ़ा का पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक्स रेस्पिरेटरी डिजीज और पीडियाट्रिक्स इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटमेंट और एकेडमिक्स में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर लोढ़ा ने बच्चों में कोविड-19 के मैनेजमेंट में दिशा निर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर राकेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर राकेश से हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #ASKIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, आपका पीडियाट्रिक के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी है, बच्चों में कोविड से बचाव को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी आप ये जो बात बता रहे हैं, ये काफी रिपोर्ट्स में लोग बोल रहे हैं कि जो तीसरी वेव आएगी उसके अंदर बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। और उसका एक कारण लोगों ने ये बोला कि अभी तक जो पिछली वेव्स थी उसमें ज्यादातर जो अडल्ट हैं उनमें इन्फेक्शन पाया गया, वो भर्ती हुए, उनमें मोर्टालिटी हुई, डेथ्स हुई। और अब उनमें जो है इस अडल्ट पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, जो कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो इस सब कारणों से के कारण लोगों को लगा कि जैसे समय बीतेगा तो कल जो अडल्ट हैं उनमें ज्यादातर लोगों को या तो इन्फेक्शन हो चुका होगा या उनको वैक्सीन मिलने से इम्यूनिटी आ जाएगी, तो केवल बच्चे ही बचेंगे जिनमें की इम्यूनिटी की कमी रहेगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो भी सीरो सर्वे बोलते हैं, जिसके अंदर कि हम ब्लड में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडी की मात्रा तय करते हैं, तो उसका आज भी एक रिपोर्ट ये ICMR के द्वारा रिलीज हुई है, जिसके अंदर पाया गया है कि करीब 2/3 लोग जिनका की जो स्टडी में जिन्होंने भाग लिया उनमें एंटीबॉडी थी, मतलब वो इन्फेक्ट हुए। इस जो स्टडी थी उसके अंदर बच्चों को भी शामिल किया गया और उनमें पाया गया कि जो 6 से 9 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें करीब 57% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई और जो 10 से 17 साल हैं उनमें करीब 61% बच्चों में एंटीबॉडी थी। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसका मतलब ये कि बच्चों में इन्फेक्शन तो हुआ है जैसे बड़ों में हो रहा था, लेकिन कई कारणों से बच्चों में जो बीमारी की गंभीरता है वो काफी कम रही, उनमें जो दिक्कत है, डिजीज है, वो काफी कम रहा। तो ये सारी चीजें देखते हुए और साथ में अगर हमें देखें पहली वेव और दूसरी वेव की अगर तुलना करें कि क्या दूसरी वेव में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए, तो अगर हम बोलें कि 100 व्यक्ति अगर संक्रमित थे पहली वेव में, तो उसके अंदर आंकड़ों के हिसाब से करीब 12 थे जो कि 20 साल से कम उम्र के थे और ये 12% का जो नंबर है वो दूसरी वेव में भी उतना ही है। तो ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बच्चों में कोई बीमारी बहुत बढ़ चढ़ कर आएगी, ऐसा अनुमान नहीं लगता है। थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी कि अगर कोई नया स्ट्रेन आया जिसमें कि बहुत ज्यादा केवल बच्चों में ही अगर असर किया, संभावना कम है, लेकिन हमें उसके प्रति जागरूक रहना है और तैयारी उसी हिसाब से करनी है। और सावधानी के रूप में सारी चीजें जो हम बड़ों के लिए बोल रहे हैं, जो जनरल की अभी कोविड थोड़ा कम हुआ है लेकिन ये बीमारी टली नहीं है, तो इसके लिए अभी जनता के रूप में बड़ों को विशेष रूप से सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी जो भी हमने
डिस्टेंसिंग के बारे में बोल रहे हैं या मास्किंग के बारे में बोल रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं करना है, और ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक की है और पहले भी वो चिंता जताते रहे कि जिस तरह से अनलॉक हुआ है और अनलॉक के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, घूमना फिरना शुरू किया है, हिल स्टेशंस पे गए हैं, वहाँ होटल्स में जगह नहीं मिल रही है और भारी भीड़ जो है बाजारों में लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस पर भी चिंता जताई गई है और कहा गया है कि अभी थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं लोग इतने दिनों तक घर में रहकर बोर हो चुके थे, थोड़ा ऊब लग रही थी, तो वो शायद बाहर जाने के लिए इतने उतावले हुए हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। तो अभी जो हमें समझना है कि केसेस जरूर कम हो गए हैं, कीटाणु यहीं पे है, और अगर हम उसको मौका देंगे तो निश्चित रूप से तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, सब कुछ होगा। तो ये निश्चित रूप से आई थिंक लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है, और हम कम से कम बड़ों से तो हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं अडल्ट से कि वो सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं उनका पालन करेंगे, उसी से जो भी है बच्चों का बचाव होगा। बनस्पत कि अगर हम बच्चों के प्रति बोलें कि हाँ उनको मास्क लगाना चाहिए, तो हमें पता है कि बहुत छोटे बच्चों को हम बोले मास्क लगाएं तो बच्चों को जो भी निर्देश दिया जाता है वो पालन करते हैं, लेकिन वो शायद उतना उचित नहीं होगा। 12 साल से उम्र के 12 साल तक जो बड़े बच्चे हैं वो तो निश्चित रूप से मास्क वगैरह लगा सकते हैं। छोटे बच्चों में उनमें अगर हमें उनको बीमारी से बचाना है तो बड़ों को निश्चित रूप से उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनका सही रूप से पालन करें। अभी जो निश्चित रूप से जो भी चित्र आप न्यूज मीडिया में देखते हैं हिल स्टेशन के, बाजारों के, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और एक आप बोल दीजिए कि मतलब ये सब अगर कर रहे हैं लोग तो तीसरी वेव आए उसकी संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जी, और डॉक्टर राकेश, बच्चों में कोविड के इन्फेक्शन की अगर हम सीवियरिटी की बात करें, जो कि आप कोविड के इंचार्ज रहे हैं, आपने बच्चों को बहुत करीब से देखा है, कितनी सीवियरिटी होती है अगर उन्हें कोविड के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो अगर हम देखें कि बड़ों की तुलना में अगर हम देखें तो बच्चों में जो बीमारी की गंभीरता है वो निश्चित रूप से काफी कम है। अगर करीब 90% बच्चे हैं जिनको क्या तो कोई लक्षण ही नहीं होंगे या बहुत ही मामूली लक्षण होंगे जिनकी देखरेख जो है घर पे ही की जा सकती है। जो बाकी हैं 5-10% जो बच्चे हैं उनमें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होगी। और हमारे एक्सपीरियंस में और भी जैसे देश में बाकी इंस्टीट्यूशंस के एक्सपीरियंस में ज्यादातर उन बच्चों में बीमारी ज्यादा दिखती है जिनका कि ऑलरेडी कुछ पहले से बीमारी चल रही है। अब वो हो सकता है कि किसी बच्चे का कैंसर का इलाज चल रहा है, कोई गुर्दा रोग है, कोई लिवर की बीमारी है, कोई ऑलरेडी कोई इम्यूनिटी रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो उससे उनका इलाज चल रहा हो या उसको बीमारी से वो अभी मतलब उस बीमारी के साथ में उन बच्चों में जो गंभीर कोविड बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। विदेशों में भी ज्यादातर यही पाया गया है कि जो बच्चे मतलब साधारणतः स्वस्थ रहते हैं उसके अंदर ज्यादातर बच्चों को लक्षण कम होते हैं। लेकिन जैसे जो बच्चे संक्रमित बच्चों की संख्या अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कुछ बच्चे होंगे जो स्वस्थ रहे हों पहले और उनमें बीमारी की गंभीरता ज्यादा हो। तो अभी साधारण ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो देश के बाकी सेंटर्स में भी एक्सपीरियंस करीब वैसा ही है। तो ओवरऑल जो बीमारी की गंभीरता है वो बच्चों में अडल्ट के तुलना में काफी कम है। और अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राकेश कि बच्चों में वैक्सीन को लेकर किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ग्लोबली भी देखें तो फाइजर ने जैसा कि यूएस में बच्चों की वैक्सीन लॉन्च की और कुछ अन्य देशों में इस तरह की चीजें देखने को मिली, तो हमारे देश में अभी क्या स्थिति है? हाँ, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि फाइजर वाली वैक्सीन है वो 12 साल से उम्र के बच्चों में अभी इस्तेमाल की उनको जो परमिशन है वो मिली है। और ये एक तरह से जो भी वैक्सीन का होता है स्टेप वाइज डेवलपमेंट है। तो पहले अडल्ट्स में टेस्टिंग हुई, उसमें पता पड़ा कि सेफ है और इसका असर भी अच्छा है। अब जो नेक्स्ट फेज है स्टडी का उसमें है कि बच्चों में इसकी स्टडी की जाए। तो जो भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके ट्रायल चल रहे हैं 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में ये स्टडीज हो रहे हैं। ये अभी जो स्टडीज हैं ये अभी चल रही हैं, तो इनके अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं।
रिजल्ट्स आने के बाद में जो हमारे रेगुलेटर हैं वो इन सब रिजल्ट्स का निरीक्षण करेंगे और अगर उसमें पाया गया कि बच्चों में भी इसका असर जैसे कि बड़ों में है उतना ही इम्यूनिटी पैदा करता है और सेफ है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप्स के उसमें कि इनको परमिशन मिलेगी कि बच्चों में ये वैक्सीन यूज हो सकती है। तब तक हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। फाइजर वगैरह की वैक्सीन है, विदेश में बच्चों में इस्तेमाल करना शुरू किया गया है उसको, और वो भी अभी और स्टडीज कर रहे हैं। बाकी वैक्सीन की भी स्टडीज हो रही हैं कि छोटे बच्चों में भी उसका इस्तेमाल मतलब पूरी सेफ्टी के साथ में किया जा सकता है या नहीं। जी, और अब हम बात करेंगे सोशल वैक्सीन की, यानी मास्क की। डॉक्टर राकेश, छोटे बच्चों में मास्क पहनना एक बड़ी समस्या रहती है। बच्चे अपने तरीके से चलते हैं, तो उनको जब मास्किंग हम करें तो किस तरीके का ध्यान रखें और क्या दिशा निर्देश हैं बच्चों को मास्क को लेकर? जैसे मैं पहले भी बोला, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि हमें जो एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें पहले जो बड़े हैं, अडल्ट हैं, वो मास्क का उपयोग सही तरह से करें। ये बहुत साधारण सी स्थिति होती है। आप देखते हैं लोगों ने मास्क तो लगाया होता है लेकिन वो उनके गर्दन पे लगा हुआ है या उससे नाक और मुंह तो ढक नहीं रहा है, और ये कई सारी चीजें मास्क के नहीं लगा रहे हैं। बच्चों में जो गाइडलाइन है, क्योंकि एक बच्चे का जैसे विकास हो रहा है तो उसको कोई भी चीज को हैंडल करने में उसकी एक क्षमता धीरे धीरे ही विकसित होगी, और सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो 12 साल के उम्र के आसपास बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें केवल जो इशू आता है कि जो मास्क का साइज सही हो वो जरूरी है, तो वो उसका जो है इस्तेमाल वो ठीक तरह से करें कि मुंह और नाक ठीक से कवर्ड हो। जो मास्क है वो एक मल्टी लेयर्ड मास्क होना चाहिए, केवल एक सिंगल लेयर वाला मास्क उचित नहीं होगा। और उसके साथ में जो बाकी चीजें कि थोड़ी दूरी बना के रखना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना है, सैनिटाइजर, हाथ को साफ रखना है, हाथ को धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वो करना है। अब उससे जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, करीब जो आप बोल लीजिए 6 साल से 11 साल की उम्र के बीच में है, तो उनमें मास्क के बारे में जो एक गाइडेंस है वो ये है कि अगर सुपरविजन में हैं बच्चे तभी उनको मास्क ठीक से मतलब यूज करना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि बच्चों को आप कुछ निर्देश दे देंगे तो काफी ज्यादा चांस है कि वो उन निर्देशों का एक सही तरह से पालन करेंगे बड़ों की तुलना में। कि लेकिन उनमें थोड़ा सा ये कि अगर मास्क नीचे खिसक रहा है, गिर गया है या सांस लेने में दिक्कत अगर उनको कुछ हो रही है तो वो उसको सुपरविजन की आवश्यकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो मास्क है उसका जनरली ज्यादातर जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं वो मास्क के लिए रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बच्चे मतलब थोड़ा मतलब उनको हैंडल कर पाना, उनसे एक्सपेक्ट करना शायद बहुत ज्यादा है। तो बाकी लोग जो उनके आसपास हैं उनको निश्चित रूप से सावधानी ठीक से बरतनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और किसी कारणवश बाहर निकलना जरूरी है और आप पेरेंट्स को उन्हें लेकर जाना है, तो ऐसे केस में वो क्या सावधानी बरतें? देखिए वही है कि अगर अभी इस समय अगर जरूरी है तो ही जाएंगे, और भीड़ भाड़ जो है उससे अवॉइड करना है, मेन चीज यही होगी। मास्क वगैरह लगा पाना कुछ जो मतलब देखिए जनरल गाइडेंस है, कुछ छोटे बच्चे जिनको मतलब आप थोड़ा सा फेस या कुछ कवर कर पाएंगे उतना हो पाएगा, उसके बियॉन्ड थोड़ा सा मुश्किल है ये कि जनरल रिकमेंडेशन देना। कुछ पेरेंट्स ने एक तरह से जो आप बोल दीजिए जो फेस शील्ड जैसी होती है जिसको कि केवल आप हेडबैंड की तरह एक लगा लेते हैं, वो आगे का हिस्सा कवर कर लेती है। कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए अगर इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर मास्क भी यूज करना है पेरेंट्स के साथ में कर सकते हैं। लेकिन एकदम बहुत छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई 1 साल का बच्चा है, कुछ महीने का बच्चा है, तो उसमें निश्चित रूप से ये सब करने का कोई औचित्य नहीं है। एक जनरल प्रिकॉशन भी लेना है, और बाकी जैसे मैंने बोला कि एक रिस्क ऑफ जो है इन्फेक्शन का वो रहेगा, लेकिन बच्चों में ज्यादातर बच्चों में उससे मामूली या तो कोई उनको लक्षण नहीं होते हैं या कुछ वो नहीं होगा। तो वो सावधानी पेरेंट्स को बरतनी है कि केवल अगर बहुत ही जरूरी है तो ही जाना है, नहीं तो अभी इस तरह की स्थिति में अभी अवॉइड करेंगे। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पीडियाट्रिक्स विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राकेश लोढ़ा। और आप भी डॉक्टर राकेश से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर राकेश, अब हम लिसनर्स कॉल लेते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं बड़ौत, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। महेश जी नमस्कार।
नमस्कार जी। जी महेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका स्वागत हमेशा रहता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करने के लिए हमारी पूरी टीम जो है, आप बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद महेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, आजकल जो है बड़े आदमी भी जो मास्क नहीं लगाते, बहुत कम आदमी मास्क लगाते हैं। अब ये बताइए छोटे बच्चों को हम कैसे बचाएंगे कोरोना से, क्योंकि उनके वैक्सीन भी अभी नहीं आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राकेश, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और महेश जी ने शायद नहीं सुना, लेकिन बच्चों में अब जैसा कि इन्होंने चिंता जताई है कि वैक्सीन नहीं है और सिर्फ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सोशल वैक्सीन ही एक तरीका है फिलहाल, क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से अभी वैक्सीन कुछ समय अभी जांच वगैरह होने में समय लगेगा, एक बार आएगी भी, उसके बाद भी सभी बच्चों तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा ही। तो उस दौरान में अगर जो बड़े हैं ये सब थोड़ी अपनी सावधानी रखेंगे, वैक्सीन बड़ों के लिए उपलब्ध हो गई है तो वो वैक्सीन लगवाएं। अब ये सब चीज साथ में करेंगे तो उससे जो इन्फेक्शन का एक पूरे सोसाइटी में जो एक इन्फेक्शन फैला होगा वो निश्चित रूप से कम होगा। जब इन्फेक्शन पूरे सोसाइटी में कम है तो बच्चों का रिस्क भी अपने आप कम हो जाएगा। तो बड़ों को सावधानी लेना तो जरूरी है, उसका तो कोई और दूसरा उपाय है नहीं। वो लोग जानते भी हैं, समझदार भी हैं और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि अपने लिए और अपने आसपास जो परिवारजन है, छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ जिम्मेदारी को समझते हुए, जो आपने बोला सोशल वैक्सीन बहुत अच्छा टर्म है, उसका जरूर सबको पालन करना चाहिए। जी, और हमारे एक श्रोता ईमेल पर हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को लोग अब पासपोर्ट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इस समय जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो वो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होने की वजह से कौन सी वैक्सीन से हमें ज्यादा इजी रहेगा, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह की चॉइसेस जब लोग ढूंढते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये आई थिंक अभी ये सारा ये वैक्सीन कोई भी लगी हो, इसके बारे में एक जनरल एक्सेप्टेंस जो है वो आप एक तरह से बोल सकते हैं अलग अलग कंट्री का एक अलग अलग कुछ भी नॉर्म हो सकता है। लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि एक पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी वैक्सीन अगर इंडिया में अगर यूज हो रही है वो इफेक्टिव है तो उसको बाकी देशों को भी एक मान्यता देनी पड़ेगी। अभी जिस तरह का जानकारी है उसके अंदर कोई भी वैक्सीन लगाए उसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है कि एक दूसरे से बहुत बेहतर है या एक से इम्यूनिटी कम आ रही है, ऐसा नहीं है। तो लोग ऑप्शन जब होते हैं तो लोग अपनी जो भी जानकारी के हिसाब से वो निर्णय लेके लगवा सकते हैं, कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं होगा। जी, और अब हम रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से वसंत कोरे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वसंत जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी वसंत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? राकेश सर को जो हमारा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी, जैसे छोटे बच्चों को कोरोना हो जाता है तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है या सामान्य रह जाता है? ओके। और वैक्सीन तो नहीं निकली जी, इसलिए जो 12 साल के ऊपर के जो लोग है मीन स्टूडेंट जी, उसके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए? जी डॉक्टर राकेश, छोटे बच्चों में अगर कोविड हो जाता है तो किस तरह की दिक्कत आती है और क्या सावधानी, ये जानना चाहते हैं। तो वसंत जी, जैसे अभी पहले भी हमने जिक्र किया कि बच्चों में जो बीमारी की गंभीरता है वो बड़ों की तुलना में काफी कम रहती है। कुछ बच्चे जिनको कि पहले से कोई बीमारी है, तो कुछ जो छोटे बच्चे हैं, विशेष रूप से आप बोल लीजिए कि 1 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें थोड़ी सी बीमारी की गंभीरता थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पर ज्यादातर बच्चे जिनको कि कोई पहले कोई बीमारी नहीं रही है, वो जो नॉर्मल एक सपोर्टिव केयर जो बोलते हैं हम, उससे बच्चे वो ठीक हो जाते हैं। उन्हें निश्चित रूप से कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। एक और जो लोगों को मतलब एक और आप बोल लीजिए एक और बीमारी जो कोविड से संबंधित है, जिसको कि हम मिस्सी बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी, ये एक तरह से एक बीमारी है जो कि कोविड एक इन्फेक्शन होने के कुछ समय बाद, करीब 2 से 6 हफ्ते बाद कुछ बच्चों में देखी जाती है, जिसके अंदर की
बुखार वगैरह आता है और शरीर के कई अंगों पे असर हो सकता है। और इस बीमारी का भी सही समय पे मतलब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से जो रिकवरी होती है वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी जो जानकारी है, जो भी देश में डॉक्टर्स हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको सबको ये जानकारी अलग अलग सूत्रों से मिलती है और इसका वो पालन कर रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से भी इस बीमारी के लिए जो भी इलाज संबंधित गाइडलाइंस हैं वो बनी हुई हैं और उसके बारे में नियमित रूप से इसको जानकारी को स्प्रेड करते हैं, ताकि ऐसी कोई भी अगर संभावना लगती है तो उस स्थिति में वो उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सही तरह से कर पाए। पर ज्यादातर जो है बच्चे वो जो रिस्पांस होता है उनका काफी अच्छा रहता है और ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में रामपुर का, जहां से मोहम्मद रिजवान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रिजवान जी नमस्कार। जी हेलो सर, नमस्कार जी, स्वागत है रिजवान जी आपका, बताइए। जी मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका निम्न मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो वैक्सीन जो लगाई जा रही है सर और हर गांव के अंदर कैंप लग रहे हैं, तो सर इसमें वैक्सीन से सर बहुत सारे व्यक्ति जो है सर डर रहे हैं और सर बहुत सारे लगवा भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं लगवा रहे हैं सर जी। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपसे। जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश, कुछ लोगों में अभी भी संशय है, दुविधा है वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो वैक्सीन देखिए ऐसा है कि अभी हमने देखा इसको बीमारी को मतलब रोकथाम करनी है। एक नया वायरस है और ये जिस तेजी से फैल सकता है और उसके कारण जो भी हालात होते हैं हमने पिछले 2-3 महीनों में वो सब लोगों ने देखा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जो कड़ी है इसको तोड़ने में अपना सहयोग पूरा प्रदान करें। एक जो आपने सोशल वैक्सीन बोला वो तो है ही है, वो एक जनरल प्रिकॉशन के रूप में लेना ही पड़ेगा और काफी समय तक लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि वैक्सीन हम लें जिससे कि हमारे को एक बीमारी होने की संभावना कम हो जाए। सीरियस बीमारी होने की संभावना तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है वैक्सीन लगने के बाद में। तो निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी है कि ये वैक्सीन को लगवाएं और जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो सब जांच वगैरह करके बनती हैं, जांच करने के बाद ही वो रिलीज होती हैं और उनका जो आप बोल लीजिए सेफ्टी और उसका इफेक्ट है वो सारा एक जो रेगुलेटरी बॉडीज है हमारी वो तय करके तभी उसको परमिशन देते हैं कि ये अब आप वैक्सीन लगवा मतलब ये मार्केट में आ सकती है या लोगों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो जनता का ये जिम्मेदारी होगा कि वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझें कि ये जो भी पैंडेमिक चल रहा है उसको रोकने के लिए, कड़ी को तोड़ने के लिए वो अपना योगदान वैक्सीन लगवा कर भी करें। जी, और अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से चंद्रकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चंद्रकांत जी नमस्कार। आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी चंद्रकांत जी बताइए। मेरा 2 छोटे जिज्ञासा है डॉक्टर साहब से। जी, एक तो है कि अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एज ए बूस्टर डोज तीसरा टीका लगने वाला है जी। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी ने पहले कोविशील्ड लिया होगा, पहले 2 डोज, तो तीसरा डोज एज ए बूस्टर डोज जो अभी दिया जा रहा है वो क्या कोविशील्ड ही लेना पड़ेगा या कोवैक्स भी ले सकते हैं? जैसे हमारे देश में 2 वैक्सीन अभी चल रही है जी, या तीसरा भी जैसे स्पुतनिक भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, बूस्टर डोज की बात की है और इस समय कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो बूस्टर डोज देने की अगर कोई बात है तो उसमें क्या वही वैक्सीन यूज होगी जो पहले ली है या हम कोई नई वैक्सीन का भी ट्रायल कर सकते हैं? तो अभी ये सब देखिए ऐसा है कि ये जो डिसीजन मेकिंग होगी वो एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। ये मेरा चॉइस नहीं होगा कि मैं क्या करूं। ये इसके बारे में जो भी हमारी एडवाइजरी बॉडीज हैं वो नियमित रूप से गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो एक गाइडलाइन इश्यू करेंगे कि जरूरत है, कब जरूरत है और कौन सी वैक्सीन लगवानी है। ये उसी के अनुसार आगे तय किया जाएगा। अभी कुछ जो है ये ट्रायल्स चल रहे हैं, स्टडीज चल रही हैं कि टीका लगने के बाद में इम्यूनिटी कितने समय तक कायम रहती है और उसके बारे में अभी थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है कि अगर एंटीबॉडी लेवल कम भी हो जाए तो भी जो इम्यूनिटी के दूसरे पार्ट्स होते हैं वो काम करते हैं
और उम्मीद करना चाहिए कि वो इन्फेक्शन अगर दोबारा एक्सपोजर हो तो उसका सामना कर पाएंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट गाइडलाइन है उसकी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई इस तरह का गाइडलाइन नहीं बना है कि सबको बूस्टर लगेगा ही या कितने समय बाद लगेगा, या वैक्सीन को चेंज करने से बेहतर है, या उसका कोई साइड इफेक्ट पे कुछ असर है। तो ये सब जैसे जानकारी मिलेगी उसी के अनुसार जो हमारी एडवाइजरी बॉडीज हैं वो एक गाइडेंस इशू करेंगे और उसके अनुसार उसका पालन होगा। जी। और उत्तर प्रदेश में रायबरेली से रामशंकर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार रामशंकर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हम ये कहना चाहते थे कि जिस तरह से ये डोज लगते हैं, पहला डोज लगने के पहले और डोज लगने के बाद की प्रक्रिया का सर्वे किया जाए तो उससे पता लगता है कि इसमें क्या जो है वो होता है। मतलब दोनों डोज के बीच का सर्वे किया जाए तो ये देखा जाए कि कितनी एंटीबॉडी डेवलप होती है, ये जानना चाहते हैं आप? हेलो जी सर। जी डॉक्टर राकेश, अगर हम पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक भी डोज लगवाता है तो वो कितना सिक्योर होता है, कितनी एंटीबॉडीज उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि जो प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए दो डोजेस चाहिए। अभी मतलब जो भी वैक्सीन अभी हमारे पास दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं उनका जो स्टैंडर्ड जो डोजिंग है वो 2 डोज देना ही है उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई वो नहीं है, सारा नहीं है। दूसरा है कि इम्यूनिटी जो है पहली डोज के बाद ही एंटीबॉडी वगैरह बनना शुरू हो जाती है, लेकिन हमें एंटीबॉडी की मात्रा उचित चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए। तो इन दोनों ही चीजों के लिए जो दूसरी डोज है वो आवश्यक है, तो वो हमें लगवाना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक डोज वैक्सीन लगवा लिया फिर 1 महीने बाद में अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया, उस टेस्ट में कुछ मान लीजिए एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए और वो व्यक्ति बोले कि मैं दूसरा डोज नहीं लगाऊं, तो वो उचित नहीं होगा। मेरे को प्रश्न पूरी तरह से क्लियर नहीं था, लेकिन अगर ये है कि दोनों डोज लगवाने ही हैं, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से लगवाने हैं। एंटीबॉडी टेस्ट की जो करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 1 डोज लगवाएं या 2 डोज लगवाने के बाद फिर अपना एंटीबॉडी चेक करें, ये करने की आवश्यकता नहीं। जी। और डॉक्टर राकेश, चलते चलते हमारे आज के लास्ट कॉलर जो हैं यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं हमसे, और ये इतना रेगुलर कार्यक्रम सुनते हैं कि नाम ही इन्होंने रेडियो वाला रख लिया है। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरौड़ी जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सर मैं ये जानना चाह रहा था, अगर छोटे बच्चे संक्रमित हो जाए तो हमें कैसे जानकारी हो कि कोरोना से संक्रमित हो गए? तो ये सवाल था। एक और है मेरा सवाल, एक ये है किसी को आजकल वायरल बुखार चल रहा है तो वो कितने दिन बाद ठीक होने के वैक्सीन ले सकता है? जी डॉक्टर राकेश, समय कम है, बहुत संक्षिप्त में इनका जवाब चाहिए। तो संक्षिप्त में जो बच्चों में जो लक्षण है वो साधारणतः बुखार, जुकाम, खांसी, ये मुख्य रूप से लक्षण है। कुछ बच्चों में थोड़ा पेट का जैसे खराब होता है, दस्त, उल्टी है, ये भी हो सकते हैं। तो ये सब अगर लक्षण है और अगर हमें पता है कि जिस भी जगह बच्चा है वहां पर अभी ये संक्रमण है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जहां तक दूसरी उसकी बात है कि अगर किसी को कोई एक वायरल इन्फेक्शन है, वो जांच हो गई कि कोविड इन्फेक्शन नहीं रहा है, तो उस इन्फेक्शन के ठीक होने के करीब 1-2 हफ्ता के अंदर टीका आप लगवा सकते हैं। यदि किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो अभी जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 3 महीने का समय रुकना चाहिए, उसके बाद में कोविड वैक्सीन। जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राकेश, आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश लोढ़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।